ओके सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन देखा था। एमएलई की कल वीडियो तुम दोनों ने देख ली थी, वीडियो लेक्चर? हाँ मैंने देखा। ठीक है। सो बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में मसला ये था कि जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लास्ट साइड आप देख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरा जो पैरामीटर है वो ये है कि हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। सो इन ऑप्शन 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 आएगी, इन ऑप्शन 2 हेड की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0.25 होगी, एंड ऑप्शन ऑप्शन 3 के अंदर हेड की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि एमएलई क्या करता है, एमएलई जो आपका डेटा ऑब्जर्व हुआ है सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन दैट डेटा वो आपको कैलकुलेट करके देगा। वो उस डेटा की लाइक्लीहुड को मैक्सिमम करने वाला जो पैरामीटर है वो कैलकुलेट करके देगा। सो दैट्स नॉट ऑलवेज वेरी यूजफुल। So we have another technique which also takes the prior belief of anything into consideration. So that kind of estimation is known as maximum a posteriori estimation, MAP estimation is कहा जाता है। So आज हम इसी MAP estimation की थोड़ा सा depth को समझेंगे। So you could see here, so यहाँ पे जो ये मैक्सिमम ए पोस्टररी एस्टिमेशन है उसके अंदर बेसिकली बेजियन अप्रोच यूज की जाती है। ठीक है। और वो बेजियन अप्रोच इस वजह से यूज की जाती है बिकॉज एज वी नो दैट बेजियन अप्रोच जो है वो आपकी प्रायर और पोस्टीरियर को लिंक करती है यूजिंग क्लास कंडीशनल। सो फॉर एग्जांपल म्यू हमारा जो है पैरामीटर है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, और एक्स हमारा डेटा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू गिवन एक्स, सो पैरामीटर की क्या प्रोबेबिलिटी है गिविंग डेटा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू गिवन एक्स, ये जो चीज है हमारी जो इक्वेशन के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रही है, सो दिस हियर इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है। and probability of mu here on this side is basically the prior probability, and probability of x is basically observing probability of the observed data, and x given mu is the class conditional। सही है। सो प्रायर को पोस्टीरियर से मल्टीप्लाई कराया जाता है, सॉरी प्रायर को क्लास कंडीशनल से मल्टीप्लाई कराया जाता है, तब आपकी जो होगी वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। सही है। सो दिस इज द एग्जैक्ट बेस थ्योरम जो हम पहले देख चुके हैं, इट्स नथिंग न्यू। ठीक है। सो द बेस लॉ कन्वर्ट्स अवर प्रायर बिलीफ कौन सा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू अबाउट द पैरामीटर म्यू। ठीक है। सो प्रायर बिलीफ इज बिफोर वी ऑब्जर्व एनीथिंग वी हैव अ प्रायर बिलीफ ऑफ द पैरामीटर इनटू a posterior probability by using the likelihood function। so ये जो likelihood function है ना, x given mu, ये है likelihood function। so the maximum a posteriori estimation is defined as, ये देखो, मतलब वो म्यू की वैल्यू जो इस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यू हैट एमएपी, मीनिंग म्यू की वो वैल्यू जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे, वो म्यू की वैल्यू है, वो आपका जो है एमएपी एस्टिमेट है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू व्हिच मैक्सिमाइजेस दिस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ओके। सो इज दिस क्लियर अंसार, बात समझ में आ रही है? हाँ थोड़ी। क्या क्या चीज मुश्किल लग रही है इसमें? ऐसा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो नया नया है तो। हाँ, basically we are finding the value of mu which maximizes this posterior probability। ठीक है। जो म्यू की वैल्यू इस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगी वो हमारा म्यू एमएपी होगा, म्यू हैट एमएपी होगा। सिंपल। ठीक है ठीक है। अच्छा जी। सो देखो, म्यू म्यू ये चीज हमें मैक्सिमाइज करनी है ना, ये चीज किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू बेस रूल? ये जो टर्म है म्यू गिवन एक्स, ये बराबर है एक्स गिवन म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, जो म्यू मौजूद है वो कहाँ है, न्यूमरेटर में मौजूद है या डिनोमिनेटर में मौजूद है?
सो डिनोमिनेटर में तो है ही नहीं ना, डिनोमिनेटर में तो आर्ग्यूमेंट म्यू का है ही नहीं। सो बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सो दिस इज एसेंशियली द बेसिक आइडिया ऑफ द एमईपी इक्वेशन। सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रायर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द posterior probability distribution. So in order to maximize this, in order to maximize this posterior probability, I just need to maximize this product here. Okay. अच्छा जी. So to take a simple example of a situation in which MAP estimation might produce better results than ML estimation, let us consider a statistician who wants to predict the outcome of the next election in the USA. So this is an example in which MAP estimation will be better than MLE estimation. ठीक है. So एक statistician है, उसने क्या किया, डेटा गैदर किया वॉल स्ट्रीट पे at the Wall Street Golf Club, ठीक है, by asking people he meets at the Wall Street Golf Club which party they plan on voting for in the next election. So Wall Street गोल्फ क्लब पे वो पूछ रहा है लोगों से कि भाई आप जो हो नेक्स्ट इलेक्शन में किसको वोट करोगे। 100 लोगों से उसने पूछा, ठीक है। सो अब द थिंग इज कि आइदर द पीपल विल वोट फॉर डेमोक्रेट्स और दे विल वोट फॉर रिपब्लिकन्स, ठीक है। तो जो दो मेजर पार्टीज हैं उन पे वो वोट करने का पूछ रहा है, या तो डेमोक्रेट्स को वोट करेगा या तो रिपब्लिकन्स पे वोट करेगा, ठीक है। तो 100 लोगों से जब पूछा उससे, तो उसमें से जो है 7 ने कहा कि हम डेमोक्रेट्स को वोट करेंगे। दिस कैन बी मॉडल्ड बाय अ सीरीज ऑफ बर्नौलीज, ठीक है। मतलब बर्नौलीज जैसा कि मैंने 2 क्लासेस पहले भी कहा था और लास्ट क्लास में भी कहा था, बर्नौली मीन्स आइदर सक्सेस और फेलियर, meaning either you go for Democrats or you go for Republicans. So it's a Bernoulli trial, ठीक है। जैसे कॉइन में हेड टेल होता है वैसे यहाँ पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम MLE यूज करेंगे तो डेमोक्रेट्स का जो, अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो सक्सेस है वो डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट्स को वोट करना सक्सेस है, तो हमारा जो एस्टिमेशन ML एस्टिमेशन होगा वो होगा 0.07, मीनिंग के 7/100। So just 7 people out of 100 will vote for Democrats, but that's not entirely true, क्योंकि इसके अंदर तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व डेटा को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना आंसर दिया है, आपने प्रायर बिलीफ तो दिया ही नहीं है। हो सकता है कि ऑलमोस्ट 50-50 डिवीजन हो लोगों की, एंड जनरली यही होता है, 50 के आसपास होती है। ये 0.07 तो बहुत ज्यादा ही अनरियलिस्टिक एस्टिमेट है, ठीक है। So in this case, the maximum likelihood estimate of the proportion of voters in the USA who will vote Democratic is 0.07. So this is not completely true. Okay. Somehow the estimate doesn't seem quite right, given our previous experience that about half of the electorate votes Democratic and half votes Republican. But how should the statistician incorporate this prior knowledge into this prediction for the next election? So उसके लिए MAP estimation use होगी. The MAP estimation procedure allows us to inject our prior beliefs. जो हमारा जो existing belief है ना किसी चीज के बारे में about parameters, उसको आप जो incorporate कर सकते हो MAP के अंदर, not in MLE. So MAP in that scenario it's better than MLE. So now we are going to see कि ये किस तरीके से काम चलता है, ठीक है जी। अच्छा, सो ये एस्टिमेट स्टार्ट करने से पहले हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ठीक है। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को मैं डिफाइन कर देता हूँ, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को जो है मैं इस वजह से डिफाइन कर रहा हूँ बिकॉज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर पैरामीटर्स, ठीक है। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ठीक है। सो जिस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैसे ही बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के आपके 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, जो कि उसकी शेप को वो करते हैं, सही करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है।
सो अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं. So the beta distribution is appropriate to express prior beliefs about a Bernoulli distribution. So why we are using beta distribution? Because beta distribution जो है वो काफी typically Bernoulli trial से link होती है. So इस वजह से यहाँ पे Bernoulli trials के लिए beta distribution को assume करना is the most realistic prior distribution assumption. ठीक है. बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फैमिली ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड ऑन 0,1. अभी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जा रहा है. बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो जिस इंटरवल के ऊपर होती है वो 0 और 1 होता है. You could see here on this graph, all the graphs have different shapes because all have different values of alpha and beta, but all of the graphs are defined over the interval 0 and 1. So that's a very important characteristic of a beta distribution. ठीक है. और इनका जो शेप गवर्न हो रहा है वो बेसिकली उसके दो पैरामीटर्स हैं, अल्फा एंड बीटा. So that is the probability distribution, probability density function. ये जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये फंक्शन है. ठीक है. So mu is basically हमारा ये वेरिएबल, मतलब ये mu जो है हमारा समझो x है. mu is the random variable which follows beta distribution. ठीक है. So ये mu को तुम मतलब हम हमारे जार्गन में अगर mu को समझना है तो mu जो है वो x है. So x raised to the power alpha minus 1 multiplied by 1 minus x raised to the power बीटा माइनस 1. एंड अल्फा एंड बीटा जो है वो क्या है, वो हमारे पैरामीटर्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के. और ये पूरा प्रोडक्ट जो है उसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ बीटा फंक्शन से, बीटा ऑफ अल्फा कॉमा बीटा. ये जो बीटा ऑफ अल्फा कॉमा बीटा है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है. ठीक है. सो बीटा ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज अ मैथमेटिकल फंक्शन which is defined as this: tau of alpha plus beta divided by tau of alpha multiplied by tau of beta. अब तुम लोग ये मुझसे पूछ रहे होगे, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि tau क्या है. tau जो होता है वो गामा फंक्शन होता है. एंड फॉर एग्जांपल tau of alpha जो होता है वो alpha minus 1 फैक्टोरियल होता है. तो मैं अगर आपसे पूछूं कि tau of 5 क्या होगा, तो tau of 5 जो होगा वो होगा 5 minus 1 4 फैक्टोरियल. ठीक है. तो tau of 5 जो होगा वो 4 फैक्टोरियल होगा. तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है. ठीक है. जिसको गामा फंक्शन कहते हैं और उसको कैलकुलेट करने के बाकायदा तरीके होते हैं. ठीक है. समटाइम्स ये जो tau है ये डेसिमल्स का भी और फ्रैक्शंस का भी निकाला जाता है. ऑल्दो डेसिमल्स और फ्रैक्शन का जो होता है वो क्या कहते हैं, वो फैक्टोरियल तो नहीं निकल सकता, बट उनका गामा फंक्शन निकल सकता है. उनका गामा फंक्शन के लिए थोड़ा सा हमें मैथ्स में डाइव करना पड़ेगा. but it's not really necessary. there are built-in calculators जो के इस बीटा फंक्शन की वैल्यू निकाल के हमें दे देते हैं. तो हमें तो बीटा फंक्शन की वो जो निकली हुई वैल्यू है सिर्फ उसको यहाँ पे डालना है. So is this clear? अमार, अंसार, ठीक है. अरुवा, सही. वहाँ बताओ ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अंसार आपकी आवाज बहुत कट गई. थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर दो. क्या बोल रहे थे? बीटा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, ये किस चीज को लाइक अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं? देखो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये हमारी जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो हमारा पैरामीटर है कि डेमोक्रेट्स को किसने वोट किया, ठीक है, और रिपब्लिकन्स को किसने वोट किया. तो वो जो उसके वोटिंग करने की जो पैरामीटर है ये उसकी प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है. वो हम कह रहे हैं कि वो ना बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. कौन लोग, जो लोग डेमोक्रेट्स को वोट करेंगे और जो लोग रिपब्लिकन्स को वोट करेंगे वो बेसिकली एक रैंडम वेरिएबल है. ठीक है. और वो रैंडम वेरिएबल जो है वो एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि डेमोक्रेट्स को वोट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो म्यू है. ठीक है. और रिपब्लिकन्स को वोट करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस म्यू हो जाएगी. ठीक है. सो नाउ द थिंग इज दैट कि अब मैं ये कह रहा हूं कि ये म्यू जो है ना ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. सो वो ये म्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है. समझ रहे हो? ये उन लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डेमोक्रेट्स को वोट कर रहे हैं. अंसार, इज दिस क्लियर? यार अभी तक यार बस चलो ठीक है, आइडिया हो गया. तुम आगे करो शायद समझ आ जाएगा. नहीं तो अगर तुम्हें थोड़ा इशू है तो थोड़ा डिस्कस करो ना. क्या चीज समझ नहीं आ रही?
यार ये मतलब ये कॉन्सेप्ट के बीटा ये फॉर एग्जाम्पल जो प्रायर हमने बिलीव रखा हुआ है हाँ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जरूरी है कि बीटा ही फॉलो करेगा? नहीं 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 नहीं, वो जरूरी नहीं है बीटा फॉलो करेगा। वो हम यहाँ पे इस केस में, क्योंकि जो बर्नौली ट्रायल्स है ना, बर्नौली ट्रायल्स के लिए सबसे मोस्ट रियलिस्टिक जो प्रायर बिलीफ है वो ये है कि वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे अच्छा बर्नौली अच्छा। ट्रायल्स के लिए ज्यादातर। हाँ, तुम बिल्कुल कह सकते हो, तुम कह सकते हो कि प्रायर, तुम ये कह सकते हो कि प्रायर बिलीफ ये है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ही नहीं करता बल्कि फिक्स नंबर है, 0.5 है। सही। ठीक है, तुम ये कह सकते हो कि प्रायर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि प्रायर काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। मतलब कोई ना कोई प्रायर बिलीफ है। वो प्रायर बिलीफ क्या है, वो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। इस सिनेरियो में सबसे ज्यादा बेहतर ये है कि प्रायर बिलीफ ये रखो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है म्यू, क्योंकि बर्नौली ट्रायल है और बर्नौली ट्रायल का सबसे जो मिलता जुलता आपको बिलीफ मिलता है वो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सही सही। सही है, बात समझ में आई अब? हाँ यहाँ तक सही। ठीक है जी। अच्छा, सो ये हम बेसिकली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे थे। अब इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा एक और थोड़ी प्रॉपर्टी देख लो कि यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज किस तरीके से शेप चेंज करती हैं। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0.5 हो तो शेप देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू जब 0.5 है ना, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जब भी 1 से छोटी है तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शूट करके ऊपर जा रही है। ठीक है, दोनों एंड्स पे, दोनों एक्सट्रीम्स पे। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में जो है वो पीक बन रही है। ठीक है, पीक पीक जो है वो 0 और 1 के बीच में लैग कर रही है। अब अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू अगर 5 है तो ये देखो, ये जो ग्रीन अल्फा 5 और बीटा 1 का ग्राफ देखो कैसा है। ये ग्रीन वाली लाइन को फॉलो करो, किस तरीके से शूट करके जा रहा है। अल्फा की वैल्यू को थोड़ा कम किया, बीटा की वैल्यू को बढ़ाया, तो ये रेड वाला ग्राफ देखो, ये रेड वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखो, पीक जो है बिल्कुल दूसरी तरफ शिफ्ट करके चली गई। दोनों की वैल्यू बराबर कर दो। ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर कर दो। दोनों की वैल्यू जब बराबर कर दो तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक सा ग्राफ बना। ये देख रहे हो, ये ब्लू वाला। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू 2 कर दो, बीटा की वैल्यू 5 कर दो, सो वापस से जो है ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो द थिंग इज दैट कि आपकी जब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज 1 से छोटी हैं तो आपकी कोई पीक नहीं बन रही, ग्राफ जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे शूट कर रहा है। जब अल्फा और बीटा की वैल्यूज बराबर हैं तो बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है, एंड अदरवाइज अल्फा और बीटा की वैल्यूज पे ग्राफ जो है वो नॉन सिमेट्रिक बिहेवियर दिखा रहा है, और वो डिपेंड देखा जा रहा है कि कहाँ शूट कर रहा है ग्राफ। ठीक है, सो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, देखो, रैंडम वेरिएबल्स आर आइदर डिस्क्रीट, ये अलग से नोट दिया हुआ है इन्होंने। जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ना वो डिस्क्रीट होते हैं या फिर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब दे कैन अज्यूम वन ऑफ द लिस्ट ऑफ वैल्यूज लाइक अ बर्नौली वेरिएबल विद हेड एंड टेल। तो डिस्क्रीट का मतलब ये होता है, सही है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है दे कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ सर्टेन इंटरवल लाइक द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन म्यू। ठीक है, सो जो रैंडम वेरिएबल हैं वो क्या होंगे, वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। सो हमारे यहाँ पे ये जो रैंडम वेरिएबल म्यू है ये डिस्क्रीट तो नहीं है। ये म्यू देखो, ये 0 और 1 इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, सो अब पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द रिलेटिव लाइक्लीहुड। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू है, जो फंक्शन बेसिकली हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया है, ये वाले फंक्शन की बात हो रही है। तो ये वाला फंक्शन जो क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन एक पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ जो है ये एक फंक्शन है। तो इस पीडीएफ के फंक्शन को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ए से लेके बी तक, तो मुझे जो है मुझे वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा रैंडम वेरिएबल है म्यू वो ए और बी के बीच में लाया करता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एडवांस कॉन्सेप्ट, दिस इज जस्ट एग्जैक्टली वही पुराना कॉन्सेप्ट है
कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है अपने इस फंक्शन को, ये इस फंक्शन यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ये इसको 0.2 से 0.8 तक इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू दैट माय वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.8. सो यहाँ पे इस स्लाइड पे यही बात की गई है, नथिंग 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 न्यू. ओके, सो ये रिकॉल कर लो डिफरेंस कि पीडीएफ जो होता है फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है और पीएमएफ जो होता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है. तो पीएमएफ का सम जो होता है सारी वैल्यूज पे वो 1 होता है, और पीडीएफ का जो सम होता है वो सम मतलब उनका जो टोटल इंटीग्रल होता है फ्रॉम द लोएस्ट लिमिट टू द फ्रॉम द अपर लिमिट, वो 1 होता है. ठीक है, तो ये भी हमें पता ही है. ठीक है, नथिंग न्यू. अच्छा खैर, दिस इज समथिंग टू डू विथ रीमानियन सम, इट्स फाइन, इसको रहने दो. ओके, अच्छा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक और चीज हमें पता है कि जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जो मोड होता है ना, मोड मोड यानी कि उसकी पीक कहाँ लाया करती है, उसकी पीक लाया करती है इस म्यू की वैल्यू पे, α-1 ओवर α+β-2. तो ये मोड निकालने का तरीका होता है. ठीक है, पर हमने तो ये मोड, हमें तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये मोड है, तो ये हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज यूज करके इस मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली द थिंग इज दैट कि मुझे बताओ ये मोड कैसे निकला होगा अंसार, ये α-1 ओवर α+β-2, ये मोड कैसे निकला होगा? यार मोस्ट कॉमन वैल्यू देखी होगी और बार बार आइटरेटिवली देखा होगा. हाँ, तो वो मोस्ट कॉमन वैल्यू बताओ कैसे निकली होगी अरूबा? ये मेरी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है. अगर मुझे पीक निकालनी है कि ये पीक कौन सी एक्स की वैल्यू पे अकर कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है जिसपे ये पीक अकर कर रही है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा? हाँ जी, क्या बोल रहे हो अंसार? डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं ना. एग्जैक्टली. तो बेसिकली ये जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1/this एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू म्यू एंड 0 से इक्वेट करके म्यू के लिए सॉल्व करूं, तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो ये होगा, α-1 ओवर α+β-2. सो दिस मीन्स दैट इस वैल्यू के ऊपर एक सवाल है मेरा. हाँ पूछो. ये अल्फा बीटा की जो हमारी वैल्यू है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या रखनी है? यार ये तो पैरामीटर है ना, ये ये तो हमारा पैरामीटर है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम इस वाली एग्जांपल में ये जो सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में तो हमें हमारा प्रायर बिलीफ है, राइट? सो हमारा अगर प्रायर बिलीफ है तो हमें ऑलरेडी पता है कि अल्फा बीटा की क्या वैल्यूज होनी चाहिए. अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं पता तो फिर हम निकालेंगे यूजिंग एमएलई और एमएपी. ठीक है, बट यहाँ पे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं या पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं? अगर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होते तो फिर हमें नहीं पता, हमें निकालना होता, पैरामीटर्स को निकालना जो होता है वो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है. बट यहाँ पे सिंस हम प्रायर यूज कर रहे हैं तो वी ऑलरेडी नो द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, एंड द एग्जांपल दैट वी आर टेकिंग हियर, उसके अंदर हम ये बोलेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज सेम है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में इक्वली डिवीजन हो रही है. सही है? सो ये प्रायर बिलीफ है. अगर प्रायर बिलीफ नहीं होता तो फिर हम ये चीज फिर निकालने के लिए फिर हमें इसको पोस्टीरियर साइड पे रखना पड़ता. ठीक है, सो ये मैं आपसे पूछ रहा था कि ये आप मोड कैसे निकालोगे, तो मोड के लिए हमें क्या करना होगा, ओरिजिनल फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना होगा और म्यू के लिए सॉल्व करना होगा. तो हमारा म्यू का आंसर आएगा ये α-1 डिवाइडेड बाय α+β-2. ये मोड ये हमें पता है. ठीक है, सो दिस इज द मोड हियर. ठीक है, सो अगर अल्फा की वैल्यू 7 है और बीटा की वैल्यू 3 है, तो इस केस में जब अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज हैं तो मोड कहाँ पे होना चाहिए,
मोड होना चाहिए यहाँ पे अल्फा माइन ये 0.75. So you could see this red line is at 0.75. सही है. ठीक है। अच्छा जी. सो अब वापस आते हैं एमएपी एस्टिमेशन के ऊपर. एमएपी एस्टिमेशन हमें क्या कह रही थी, हमें बेसिकली ये चीज चाहिए. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू गिवन एक्स, ये पोस्टीरियर चाहिए. तो हमें जो है, हमें हमारे पास क्या है, गोइंग बैक टू बेस रूल अगेन वी सीक द वैल्यू ऑफ म्यू दैट मैक्सिमाइजेस द पोस्टीरियर डिस्क. ठीक है. सो इसको करने के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जो चीज होगी, ये चीज मैक्सिमाइज कहाँ होगी, ये चीज मैक्सिमाइज जो होगी वो मतलब यहाँ पे मैंने बेस रूल सब्स्टिट्यूट किया. ये बेस रूल के बाद हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया. ठीक है. और ये जो न्यूमरेटर यहाँ पे मौजूद है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अब ये जो एक्स है यहाँ पे, ये एक्स क्या होगा, ये तो एक्स तो सारी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी ना, x1 x2 x3 x4, ये जितने भी एक्सेस सब मौजूद है. तो फिर उनको यहाँ पे मैं चेन रूल लगा के खोलूंगा. तो जब मैं खोलूंगा तो वो आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे. सो इस वजह से यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गई. बताओ ये स्टेप समझ में आया? हाँ समझ आया। सो ये x जो है पूरा डेटा है, वो पूरा डेटा को हमने चेन रूल से जब खोला, सो वो ये प्रोडक्ट बन गया. ठीक है. अब क्या करेंगे बताओ, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप हियर? तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई हो गया ना. अब मल्टीप्लाई, अब हमने, अगर तुमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर अटेंड किया हो तो तुम्हें पता होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन के साथ काम नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ कैलकुलेट करना, हाँ, तो हमें समेशन चाहिए. तो समेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लगा देंगे. एंड दूसरा लॉग लगाने का फायदा ये होता है कि लॉग जो होता है एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. सो बेसिकली ये जो यहाँ पे आपको ये जो लास्ट चीज नजर आ रही है, जो म्यू की वैल्यू इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करेगी, वही म्यू की वैल्यू इस फंक्शन के लॉग को भी मैक्सिमाइज करेगी. सो ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है लॉग फंक्शन के अंदर कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और वो इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखता है कि जो आपकी पीक बनती है ना, मैंने लास्ट कल भी ये समझाया था कि हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है यू. ठीक है. इस फंक्शन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, इस फंक्शन के ऊपर मैंने लॉग लगा दिया. तो ये ट्रांसफॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन जो लॉग लगाने के बाद भी इस फंक्शन की जो पीक होगी वो उसी सेम वैल्यू पे होगी. ये जो वैल्यू म्यू है, ये वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे मैं जो है लॉग लगाऊं या लॉग ना लगाऊं. ये लॉग फंक्शन की एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है. इस पे मैं अब क्या करूंगा, मैं इस पे लॉग लगा दूंगा. as we saw above, for maximum accurate estimation it is easier to calculate the argmax for the logarithm. log जब मैंने अप्लाई किया, तो log अप्लाई करने से ये होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट सम में चेंज हो जाएगा. ठीक है. ये प्रोडक्ट सम में चेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी इन ये दोनों प्रोडक्ट्स भी सम के अंदर चेंज हो गए. मुझे बताओ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला स्टेप जो है ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल। ठीक है. इट्स जस्ट बेसिकली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ लॉग्स, मतलब लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स को हमने समेशन ऑफ लॉग्स में चेंज कर दिया. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देखो. सिंस हमने डिनोमिनेटर को हमने इग्नोर कर दिया है, वरना यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन होती, और अगर इक्वल्स टू की साइन होती तो फिर यहाँ पे दिस एंटायर एक्सप्रेशन वाज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स एज वेल. बट सिंस मैंने डिनोमिनेटर की साइन को यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैंने जो है ओमिट कर दिया है, सो इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू आई एम राइटिंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये चीज हमारी पोस्टीरियर है, ये हमारी चीज क्लास कंडीशनल है जिसको हमने लाइक्लीहुड फंक्शन कहा है. ठीक है. और ये हमारा जो है ये प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू. अब हमने क्या कहा था, हमारा प्रायर बिलीफ ये था कि म्यू जो है वो क्या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. सही है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. ठीक है. लाइक्लीहुड हमारा क्या है, बर्नौली है. ठीक है. और पोस्टीरियर हम निकालेंगे. नाउ अब ये जो हमारी डेमोक्रेट्स वाली एग्जांपल थी, डेमोक्रेट्स वाली एग्जांपल में अब ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं. ठीक है. ये जारगॉन समझ में, ये जारगॉन समझ में अपने ध्यान में रखो कि पोस्टीरियर जो है वो क्या है, वो लाइक्लीहुड यानी कि क्लास कंडीशनल मल्टीप्लाई बाय प्रायर है. ठीक है जी.
सो बेसिकली ये मेरी जो है, ये मेरी प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन है बर्नौली, ठीक है। सो मैंने जो है अपनी क्लास कंडीशनल और प्रायर, क्लास कंडीशनल यानी कि ये लाइक्लीहुड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन म्यू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास जो है वो क्या आ गई, क्लास कंडीशनल आ गई। सो ये सिनेरियो है मेरा, ये फॉर्मूला था मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, ये सेकंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई गिवन म्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू। तो ये चीज मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश की, ठीक है। सो ये एक्स आई गिवन म्यू है मल्टीप्लाई बाय ये प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू है, ठीक है। तो इन सब के मैंने पीडीएफ को आपस में मल्टीप्लाई कराया। तो यहाँ पे लॉग लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जब लॉग लगा हुआ होगा तो ये थोड़ा सा इस तरीके से चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ बर्नौली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बर्नौली प्लस लॉग ऑफ बीटा। सो ये मेरा जो है, ये जो मेरा फंक्शन बना, ये मेरा जो है अभी ये मेरा पोस्टीरियर लॉग ऑफ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे मुझे बेसिकली म्यू की वो वैल्यू चाहिए जो इसको मैक्सिमाइज करे, ठीक है। सो ये देख रहे हो, मुझे वो म्यू की वैल्यू चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को, इस ये एक्सप्रेशन एल है पूरा, इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। याद रखो ये एक्सप्रेशन जो है ये लॉग है, ये लॉग के बगैर वाला भी अगर मैं करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं यहाँ पे लॉग, ये लॉग यहाँ लगा हुआ है ना, अगर मैं लॉग ना भी लगाऊं तो भी ये म्यू की वैल्यू जो आएगी वो सेम ही होगी, बट वो म्यू की वैल्यू निकालना थोड़ा सा अलजेब्रिकली मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट्स इजियर टू डील विथ समेशंस देन टू डील विथ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये वैल्यू है कि फाइनल आउटपुट जो है प्लस का, उसको उसके साथ फिर दोबारा कुछ लॉग से वापस नॉर्मलाइज करने में कुछ चेंज करेंगे या बस वही वैल्यू रहेगी? बस वही रहेगी, कोई चेंज नहीं करेंगे, जो हमारी जो हमने जो हम बस हम इस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे और म्यू की वैल्यू निकालेंगे, एंड दैट विल बी फाइनल, दैट विल बी आवर एमएलई एस्टिमेट, ठीक है। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन एमएलई एंड एमएपी इज, एमएलई के अंदर हम लाइक्लीहुड फंक्शन बना के वो करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, यहाँ पे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के लॉग को ऑप्टिमाइज करते हैं, तरीका वही है, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को बनाते हैं उसके अंदर प्रायर बिलीफ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। So note that this is almost the same as the ML estimate except that we now have an additional term resulting from the ये जो term आई ना, ये additional term आ गई है एक. So this additional term is basically dealing the prior beliefs. So differentiate किया मैंने. So xi given this ये Bernoulli distribution जो होती है यहाँ पे basically ये देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको यहाँ पे अलहदा निकालते हैं, ठीक है। सो ये जो लॉग ऑफ बर्नौली एक्स आई गिवन म्यू है, ठीक है। अब एक्स आई गिवन म्यू, राइट, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू म्यू, सो म्यू जो एल एन म्यू वाली चीज होगी उसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ बर्नौली एक्स आई हो रहा है ना, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो एल एन म्यू का डेरिवेटिव 1/μ होगा, तो 1/μ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 1/μ यहाँ पे आ गया, बट द थिंग इज कि यहाँ पे ये जो टर्म होगी ये बेसिकली क्या होगी, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बर्नौली का अगर फॉर्म याद हो तुम्हें, तो बर्नौली का फॉर्म कुछ ऐसा होता है ना, हाँ जी, ये फॉर्म होता है। सो द थिंग इज के प्रोडक्ट रूल है ना, तो ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यू वी प्राइम प्लस वी यू प्राइम, सो लॉग ऑफ म्यू मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ सॉरी प्लस लॉग ऑफ 1 - म्यू। सो द थिंग इज दैट कि इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव 1/μ होगा, दूसरी बार डेरिवेटिव क्या होगा, -1/1 - म्यू, सही है। तो लॉग ऑफ म्यू का डेरिवेटिव होता है 1/μ, लॉग ऑफ 1 - म्यू का डेरिवेटिव होता है -1/1 - म्यू, ठीक है। और बाकी जो समेशन है वो एज इट इज यहाँ पे आ गई, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म का जो डेरिवेटिव है वो ये है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन है थोड़ी सी।
अच्छा सेकंड टर्म देख लो। अब सेकंड टर्म जो है यहाँ पे, सेकंड टर्म में बीटा है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे बीटा म्यू गिवन ए कॉमा बी है तो बीटा बीटा फंक्शन में क्या आता है, बीटा फंक्शन में जो है वो गामा फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे दिस टर्म। सो वी नो दैट के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू लेना है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये अलग हो गई। सो हमारा डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ इस टर्म का आ जाएगा, लॉग ऑफ म्यू अल्फा माइनस वन का, और इस टर्म का, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा लॉग ऑफ दिस टर्म, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो हमारे हमें सिर्फ इसको लेना है डेरिवेटिव। इसके लिए हमने लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई की, अल्फा माइनस वन जो है वो वहां पहले आ गया और वो डेरिवेटिव के साइन से बाहर निकल गया, ठीक है। क्योंकि क्योंकि द थिंग इज दैट के अल्फा माइनस वन है ना, तो वो अल्फा माइनस वन तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल आया, ठीक है। और बीटा माइनस वन भी बाहर निकल आया। सो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ म्यू, ठीक है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये जो लास्ट टर्म है ना, ये यहाँ पे log ऑफ वन माइनस म्यू आएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सो दिस टर्म हैज टू बी log ऑफ वन माइनस, एंड देन लॉग म्यू को डिफरेंशिएट करूंगा, वन अपॉन म्यू आएगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस वन अपॉन वन माइनस म्यू आएगा, एंड इवेंचुअली सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो सेकंड टर्म है उसका ये सम बनता है। सो दोनों को साथ मिलके लिखाऊंगा, दोनों को साथ मिलके लिखेंगे तो बेसिकली इवेंचुअली क्या होगा, आफ्टर डूइंग सम यू नो, ये सारी सिर्फ एल्जेब्रा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इवेंचुअली जो होगा हमारा वो ये बनेगा, ठीक है। इवेंचुअली जो हमारा म्यू की वैल्यू होगी वो ये होगी, सही है। सो एमएपी को मैक्सिमम ए प्रायोरी एस्टिमेशन से हमारी जो म्यू हैट की वैल्यू होगी वो ये आएगी, सही है। याद है एमएलई से क्या आ रही थी, एमएलई से आ रही थी कि मतलब जो लोग एमएलई से सिर्फ अगर 7 लोग हैं तो 7/100 आ रही थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो प्रायर बिलीफ को भी लिया जा रहा है, ठीक है। सो हमारा जो न्यू मॉडल है, अब न्यू मॉडल में लेट्स से कि हम हमारा जो अल्फा है, यार इसमें एनआर क्या था? यार एनआर जो है वो क्लास से नंबर ऑफ पीपल जो जितने आपने रिपब्लिकन देखे, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल जो कि आपने एक सर्टेन क्लास के अंदर देखे, ठीक है। ये एनआर यहाँ पे जो है ये ऐसे बना, ये एक्स आई आया ना। तो एक्स आई मीन्स वो था जो कि एक सर्टेन सक्सेस वाली क्लास में लाया कर रहे थे। तो सक्सेस में क्लास करने वाले लाए लोग जो जो थे वो एनआर थे, तो आपने उनको यहाँ पे मतलब एनआर यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये वो लोग हैं जो कि रिपब्लिकन है, सही है। सो मैंने जानबूझ के ये अलजेब्रा इग्नोर कर दिए बिकॉज ये अलजेब्रा बहुत टीडियस है, लेकिन ये स्लाइड्स मैं फॉरवर्ड कर दूंगा तो ये अलजेब्रा तुम लोग देख लेना। अगर इसमें कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, बहुत आसान अलजेब्रा है, इतनी मुश्किल नहीं है। सो एनआर मोड डिनोट, है, तुमने तो बताया था इसका, इसमें जो मोड होता है हाँ वो भी सिमिलर है इससे। वो मोड क्या बोल रहे हो, मोड क्या होता है? बीटा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का तुम कहते हैं ना मोड जब निकालते हैं। हाँ वो तो ये होता है ना, वो तो ये क्या कहते हैं, वो तो मोड जो होता है वो ये होता है, अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस टू। तो अभी जो हमने एस्टिमेट निकाला है दैट्स नॉट द मोड। देखो मोड के लिए हम क्या करते हैं, मोड के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ये सिर्फ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, सिर्फ इस फंक्शन सही को। सही, मैं कह रहा था बस सिमिलर है दोनों। हाँ लेकिन नहीं, सेम नहीं है यार, नहीं है सेम सेम, है, ठीक है, ठीक सिमिलर है। भी नहीं है, जो सिमिलर भी नहीं है। देखो हमने मोड निकालने के लिए सिर्फ प्रायर प्रोबेबिलिटी को डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट किया, लेकिन हमने एमएपी एस्टिमेट निकालने के लिए हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी को पहले क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर यही प्रोसेस किया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू को तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन म्यू से मल्टीप्लाई कराया, उस पर लॉग अप्लाई किया, फिर ये प्रोसेस किया, समझे। ठीक है। तो इवेंचुअली हमारा आंसर जो है वो ये आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे
अब हम अपना कंपैरिजन करते हैं एमएल का और एमएपी का, ठीक है। It is useful to compare the ML and the MAP predictions. Note again that alpha and beta are essentially the same thing as pseudo counts, and the higher their value, the more prior affects the final prediction. So alpha and beta की value जितनी ज़्यादा होगी उतना हम prior belief पे, यानी कि जो उनका prior distribution है उस पर उतना ज़्यादा weight देंगे. Recall that in our poll of 100 examples of the Wall Street golf, only 7 said they were democratic. Thus, n equals to 100 and nr यानी कि रिपब्लिकन्स कितने होंगे 93 होंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेट जाहिर सी बात है 7 होंगे. We will assign that the mode of our prior belief is that 50% of the voters will vote Democratic and 50% Republican. So alpha equals to beta. However, different values for alpha and beta expresses different strength of prior beliefs. So यहाँ पे देखो अल्फा बीटा की वैल्यू सेम ही रख रहे हैं हम, लेकिन उनकी वेटेज को ना थोड़ा बढ़ा रहे हैं. सो अगर यही हमारा सेम है 93 93 93 और टोटल 100 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू पे 1 पे 0.93 एस्टिमेट होगा एंड 0.93 होगा दोनों का. 5 पे 0.93 0.90, 100 पे 0.93 0.64, 1000 पे 0.93 0.52, ठीक है. 10,000 ऑब्जर्वेशन 10,000 अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 10,000 पे 0.93 0.50. सो यू कुड सी हियर कि मैं जितना ज्यादा वेट जो है मैं अल्फा और बीटा को दे रहा हूँ, उतना ही ज्यादा प्रायर फैक्टर जो है ना वो फैक्टर इन हो रहा है हमारे एस्टिमेट के अंदर, और जितना कम वेट दे रहा हूँ उतना वो एमएल के करस्पॉन्डिंग रह रहा है. सो एमएल तो हर केस में 0.93 है. सी यहाँ पे ये पूरा कॉलम 0.93 है. सो एमएल एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो एमएपी एस्टिमेट है वो चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द वेट दैट यू आर एलोकेटिंग टुवर्ड्स योर प्रायर बिलीफ. सो जितना ज्यादा वेट होगा आपका जो एस्टिमेट है वो उतना ही प्रायर की तरफ बायस होगा, ठीक है. और अब ये 10,000 से भी और ऊपर चले जाते हैं. हाँ, तो ये बेसिकली 0.5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रायर बिलीफ मतलब हमने यही एलोकेट किया है ना प्रायर बिलीफ. परफेक्ट मतलब अगर बहुत ज्यादा वेट एलोकेट कर देंगे प्रायर पे तो परफेक्टली प्रायर हो जाएगा, एंड परफेक्टली प्रायर क्या है 50-50 है, ठीक है. तो समझ में आया एमईपी एस्टिमेट का पूरा मेथड, ठीक है, बस सही है. तो ये हमारे बेसिकली पैरामीटर को एस्टिमेट करने के दो तरीके थे, ठीक है. एक था हमारा एमएलई, दूसरा था हमारा ये एमएपी मैक्सिमम ए प्रायर एस्टिमेशन. तो इसी के साथ हमारी जो है वो पैरामीटर एस्टिमेशन कंप्लीट होती है. अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा एसपीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स. And after doing support vector machines, we will move on to the deep learning framework of neural networks, ठीक है. So यहाँ तक अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ लो. सही है बात, एवरीथिंग इज क्लियर. अमार है अंसार तुम्हारे साथ? हेलो हेलो अंसार, आप आवाज आ रही है? हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? कहता है जरा इसकी एप्लीकेशन अंसार आपकी आवाज लाइक किन सिनेरियो. आपकी आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है, क्या बोल रहे हो? हेलो, खैर मुझे तुम्हारी आवाज सही है? हाँ आप सही है. क्या बोल रहे थे आप? मैं एमएलई और एमएपी के लाइक सिनेरियोस पूछ रहा था, कहाँ यूज करते हैं और किस चीज में लाइक यार देखो जहाँ पे आपको देखो ये सारी टेक्निक सुन लो. ओएलएस, ठीक है, एमएलई, एमएपी, जीएलएम, ठीक है, 2एसएलएस, ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स जो भी मैं आपको अभी नाम ले रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज होते हैं. सो जब भी अगर तुमने मेरा कल वाला लेक्चर सुना हो तो कल वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था कि भाई मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा प्राइमरी काम क्या होता है. हमारा प्राइमरी काम ये होता है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है ना, उस डेटा की अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल जाए. वो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो दो तरीकों की होती है. एक होती है पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है नॉन पैरामेट्रिक. सो अगर पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जाहिर सी बात है वो पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देयर आर सम पैरामीटर्स व्हिच डिफाइन दोस डिस्ट्रीब्यूशंस.
So those parameters could be calculated in these ways. जो हमने लीनियर रिग्रेशन की थी, लीनियर रिग्रेशन के अंदर वो पैरामीटर्स OLS से हम कंप्यूट कर रहे थे, ठीक है. वो OLS is a very very weak technique. There are some advanced techniques as well. So the thing is कि जो probit model होता है, probit model के अंदर या जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो पैरामीटर्स एस्टिमेट होते हैं वो यूज होते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड को यूज करके, ठीक है. कुछ और आपके फर्दर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि जिनके अंदर पैरामीटर का ना प्रायर बिलीव भी होता है. सो वहां पे MLE नहीं काम करता, वहां पे फिर आप MAP यूज करते हो, ठीक है. कुछ और सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स होते हैं जहाँ पे GLM यूज होता है, ठीक है. कहीं पे आपका जो है वो 2SLS यूज होता है, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है. कहीं पे आपका होता है नाइव OLS, ठीक है. So there are various different techniques of parameter estimation. हमने तो सिर्फ उसका we just touched the tip of the iceberg. हमने MLE और MAP को देखा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है. बाकी हम और ज्यादा हम सोफिस्टिकेटेड पैरामीटर एस्टिमेशन की टेक्निक्स को डील करेंगे जब हम उस प्रॉब्लम रिलेटेड चीजों पे काम करेंगे, ठीक है. बट ये तो पैरामीटर एस्टिमेट करने की बहुत कॉमन सी टेक्निक्स हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए. OLS, MLE, MAP, सही है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड इंशाल्लाह जो है हम क्या करेंगे, हम कल जो है वो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ.